हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि मैं जो आपको यहाँ पे नोट कराने वाला हूँ वो बोर्ड एग्जाम में सीधा आएगा। ठीक है, आज हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे बच्चों। एक क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। अणुसंख्यक गुणधर्म में हमने वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन देख लिया था, जिसमें राउल्ट का नियम भी हमने देखा था। कहाँ मिलेगा वीडियो सर? प्लेलिस्ट बना हुआ है ना बच्चों, प्लेलिस्ट में जाओ, क्रम से आपको वीडियो मिल जाएगा, भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विलयन का प्रसरण दाब वगैरह अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज का ये जो दो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा, लेकिन मैं गारंटेड कहता हूं कि यदि आपने अच्छा तरीके से मतलब एक प्रकार से नोट कर लिया अपने कॉपी में, इसको समझ लिया, तो कभी आपको भटकना नहीं पड़ेगा, इस टॉपिक को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है। इसके लिए आपको बिल्कुल समय देना पड़ेगा, एक एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों कहानी। तो अणुसंख्यक गुणधर्म आपको हमने बताया कि किसी विलयन के गुणों को हम अध्ययन करते हैं, यदि वो विलयन का जो गुण अध्ययन कर रहे हैं वो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, वो अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। जैसे बच्चों आपके एग्जाम्पल ही है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। अवनमन मतलब कमी और उन्नयन मतलब वृद्धि। ठीक है बच्चों, तो ये सब के सब किस पर निर्धारित होते हैं? विलय के कणों पर निर्धारित होते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म से क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो ये 4 ऑप्शन बच्चों है ना, 4 में से यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो एक अलग से ऑप्शन रहेगा। आपके सिलेबस में 12th में ही 4 अणुसंख्यक गुणधर्म है। एक बच्चों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्रसरण दाब। इसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होगा। तो अणुसंख्यक गुणधर्म 2 नंबर में आएगा, तो आपसे बन जाएगा कि विलयन के गुणों का अध्ययन करते समय यदि वो विलयन का गुण जो है ना, वो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, वो अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। देखो बच्चों, विलयनों के कुछ गुण जिसके निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, ऐसे गुण बच्चों अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। चलिए एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको समझना बच्चों क्वथनांक क्या है, हिमांक क्या है, इसके बाद उसका उन्नयन और अवनमन के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे करके। सबसे पहले बच्चों आप लोग यहां पर देखो भाई, एक पात्र है और पात्र में हमने द्रव ले लिया। बड़े प्यार से बच्चों यहां पर समझिएगा, द्रव हमने ले लिया। ठीक है, ये द्रव शुद्ध विलायक है, मान लीजिए क्या है, विलायक है। और विलायक हम हमेशा एक बढ़िया सा पॉपुलर विलायक का प्रयोग करते हैं, और वो विलायक कौन सा है? वो विलायक है हमारा जल। क्या है बच्चों? जल। जल का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब यहां पे सबसे पहले तो आपको समझना है क्वथनांक क्या है। क्या बच्चों? क्वथनांक है। ठीक है, इसको हम और एक कॉपी कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगा बच्चों समझाने में। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, क्वथनांक है क्या। क्वथनांक के बारे में बात करते हैं। क्वथनांक, पहले क्वथनांक तो ही समझना है। यदि प्यारे बच्चों किसी भी द्रव को, कोई विलयन है या केवल विलायक है, उसको गर्म करें। क्या करें बच्चों? गर्म करें। क्या करें हम? गर्म करें, मतलब इसको हीट करें। क्या करें? हीट करें। किसी माध्यम में हम इसको हीट करें बच्चों। क्या करें? हीट करें। जब हीट करेंगे तो इसकी ऊष्मा में वृद्धि होगी, इसकी ऊष्मा में वृद्धि होगी, और धीरे धीरे जब आगे बढ़ता जाएगा टेम्परेचर, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये जो है बच्चों वो वाष्पित होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? वाष्पित होने लग जाएगा। समझ में आया कुछ? मैंने ये बोला कि प्यारे बच्चों यदि किसी द्रव को आप क्या कर दो? गर्म कर दो। क्या कर दो बच्चों? गर्म कर दो। तो गर्म करने से उसके तापमान में वृद्धि होती है। क्या होती है? तापमान में वृद्धि होती है। यदि हम गर्म करते हैं बच्चों तो उसके तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है, और एक ऐसी स्थिति होती है कि द्रव जो है वो वाष्पित होने लग जाता है। तो जिस ताप पर इसका जो द्रव है वो किस अवस्था में? वाष्प अवस्था में बदलने लग गया। किस अवस्था में बदल रहा बच्चों? ये वाष्पित होने लग गया, यानी वाष्प अवस्था में बदलने लग गया। वह ताप बच्चों आपका है ना, वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव है या विलायक है या विलयन है, वो वाष्पित होकर के
है ना, ऊपर उठने लग गया, अर्थात द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने लग गया बच्चों, वह ताप जो है आपका क्वथनांक कहलाता है। इतना तो क्लियर हुआ कि क्वथनांक है क्या। क्वथनांक एक ताप है जिस ताप पर कोई द्रव किस अवस्था में बदलने लग गया बच्चों, किस अवस्था में बदलने लग गया, वाष्प अवस्था में बदलने लग गया। अच्छा बच्चों, ये वाष्प अवस्था में कब बदलेगा, जब इसका और इसका दोनों का एक एटीएम, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। कहने का मतलब बच्चों, जब इसको हम गर्म करेंगे एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो वायुमंडलीय दाब है और ये जो आपका द्रव है इसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो वो फिर किस में बदल जाएगा बच्चों, वाष्प में। देखो थोड़ा समझो, जैसे कोई द्रव है बच्चों, उसको गर्म करोगे, गर्म करो, गर्म करते जाओ, एक ऐसी स्थिति आएगी कि उसके भाई वाष्प दाब तो लगता है, सबको पता है कि द्रव है, द्रव छोटे छोटे बूंद के रूप में होते हैं, वो बच्चों आगे चल करके छोटे छोटे वाष्प अवस्था में और सतह पर दाब लगाने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों जब हम गर्म करते हैं तो इस द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो बच्चों तब हम कह सकते हैं कि द्रव जो है वो वाष्पित होने लग गया है, वाष्प अवस्था में बदलने लग गया है। यानी जिस ताप पर किसी द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो बच्चों वह ताप एक क्वथनांक है, क्योंकि जैसे ही वायुमंडलीय दाब पर हुआ, द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ, तो द्रव क्या होने लग जाता है, वाष्पित होने लग जाता है। और यही चीज तो हमने बताया, यदि किसी द्रव को गर्म करें और गर्म करने से बच्चों यदि वो वाष्पित होने लग जाए, तो जिस तापमान पर वाष्पित होने लग जाए वह तापमान उसका क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, क्वथनांक। क्लियर। यानी प्यारे बच्चों, वह ताप जिस ताप पर द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए वह ताप क्वथनांक कहलाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो बच्चों, 12th स्टैंडर्ड की परिभाषा जो हम बता रहे हैं कि वह ताप जिस ताप पर द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, क्योंकि जब इसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तभी तो ये वाष्पित होगा। यानी जिस ताप पर वह वाष्पित होने लग जाता है वो क्वथनांक कहलाता है। अब हिमांक की बात करते हैं। हमने द्रव लिया और द्रव में क्या किया बच्चों, इसके टेम्परेचर ताप को कम करने लग गया, ताप को कम करने लग गए, हमने कम करने लगे, ठीक है, ताप को कम करने लगे, इस द्रव के ताप को कम करने लगे, है ना। यहां पे ताप को क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को बच्चों हम बढ़ा रहे थे, यहां पे जो टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। टेम्परेचर को कम करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर को कम करेंगे तो ये जो है बच्चों द्रव एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये सॉलिड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बच्चों, क्रिस्टल में बदलेगा। कुछ समझ में आया। जैसे बच्चों पानी है, पानी है, पानी मान लीजिए आपका कितने डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस है, समझो। यदि उसके तापमान को कम करे एक ऐसी स्थिति आ जाए बच्चों कि लगभग 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, उसके तापमान को कम करें तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो वो जो जल है बच्चों वो बर्फ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। तो वह ताप, जिस ताप पर जो कोई द्रव है बच्चों, जो कोई द्रव है, जो द्रव है बच्चों वो किस में बदल जाए, ठोस में बदल जाए, वह ताप, जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में बदल जाए वह बच्चों ताप क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, हिमांक। तो दोनों चीज क्लियर हो गए, आपका हिमांक और बच्चों आपका क्या क्लियर हो गया, क्वथनांक। क्वथनांक की परिभाषा आप लोग कहोगे कि वह ताप जिस ताप पर द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वो आपका क्वथनांक हो जाता है। वहीं पे प्यारे बच्चों यदि हम बात करते हैं किसी द्रव का जो ताप है हम कम करते जाए तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो सॉलिड स्टेट में बदल जाएगा, ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो वह ताप, जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदलता है वह ताप उसका हिमांक कहलाता है। हिम मतलब होता है बच्चों बर्फ और जमना, हिमांक मतलब होता है यहां पर क्लियर। तो देखो बच्चों क्वथनांक की परिभाषा, बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलते हैं, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसके वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ये मैंने बड़े प्यार से समझाया। भाई आपको क्या बताया कि कोई द्रव है, द्रव को गर्म कर रहे हैं, धीरे धीरे वो वाष्पित होने लग गया,
ठीक है। लेकिन वाष्पित कब होगा? जब उसका दाब उस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे आप हमारे साथ काम कर सकते हो, लेकिन हमारी विचारधारा के साथ आपकी विचारधारा मिलनी चाहिए। यदि नहीं मिल रही है तो फिर आपका हमारा सामंजस्य नहीं बनेगा। ऐसे बच्चों, जब द्रव जो है वो वायुमंडल में जाना चाहता है तो बोला तुम्हारा दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तब हम तुमको मिला लेंगे, ठीक है। वहीं पे यदि किसी द्रव को हम क्या कर दें बच्चों, यदि किसी द्रव को हम ठंडा कर दें, क्या कर दें? ठंडा कर दें। यानी कहने का तात्पर्य बच्चों उसके तापमान को कम कर दें, तो वह ताप जिस ताप पर ठोस और द्रव अवस्थाओं के वाष्प दाब समान हो जाए। ठोस और द्रव अवस्था का वाष्प दाब क्यों कहा गया? देखो बच्चों, यहां पर ये बोला गया कि भाई कोई विलायक या विलयन है या द्रव है, उसके तापमान को हम कम कर रहे हैं, तो अब जो है इसमें ठोस और द्रव में साम्य अवस्था हो जाए, यानी इसका दाब और इसका दाब समान हो जाए। यहां पर किस किस की बात की जा रही थी? एक आपने द्रव लिया था, ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा था बच्चों, मतलब वायुमंडलीय दाब में क्या है? गैस, इसके साथ विनिमय हो रहा था। यहां पे किसके साथ विनिमय हो रहा बच्चों? द्रव और ठोस के साथ विनिमय हो रहा है, ठीक। अच्छा, अब होता क्या है? क्वथनांक में होता है उन्नयन। क्या होता है बच्चों? क्वथनांक में होता है उन्नयन। क्या होता है? क्वथनांक में होता है उन्नयन, और हिमांक में होता है अवनमन। हिमांक में क्या होता है बच्चों? अवनमन। हिमांक में अवनमन, अवनमन मतलब कमी। देखो, अवनमन ढंग से समझना। यदि आपने बच्चों एक बार समझ लिया तो ग्राफ वगैरह यूं चुटकी से आप तैयार कर लोगे और आसानी से लिख लोगे। होता क्या है कि जैसे हमारे पास ये मान लीजिए शुद्ध आपके पास क्या है? विलयन है या विलायक है, उसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धियां नहीं है, किसी प्रकार की कोई अशुद्धियां नहीं है। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि अभी यदि इसमें द्रव भरा हुआ है तो वो गैस से वाष्पित मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन रहा है बच्चों? वो वाष्प अवस्था में बदल गया, या हम कह दें कि गैसीय अवस्था में बदल गया, या हम ऐसा कह सकते हैं कि द्रव का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। कितने टेम्परेचर पर बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन वहीं पे इसमें हम अशुद्धियां मिला दें। अब ये बताओ, जैसे मान लीजिए NaCl मिला दिया हमने, NaCl मिला दिया तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस में बनेगा? नहीं, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों NaCl अवाष्पशील है, वो वाष्पित ही नहीं होता है, तो आसानी से पूरे विलयन, भाई पहले विलायक था, शुद्ध अवस्था में था, आसानी से वो गैस में बदल रहा था। लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे उसमें अशुद्धियां मिला दी तो भाई वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था बदलने के लिए और टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं पहले बोल दिया कि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का कितना था? बॉइलिंग पॉइंट का था T0B, ठीक है बच्चों, T0B है, मान के चलो इतना है। लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे हमने कहा कि भाई साहब जब हमने विलेय पदार्थ मिला दी, इसमें अशुद्ध मिला दी, तो अब इस टेम्परेचर पे ये उबल नहीं रहा है ना, ये वाष्पित नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ेगी। अब वो तापमान हम TB कह सकते हैं या T0B, जो भी कहना है कह सकते हैं। अभी आपको एक समझाने का मैं एक तरीका बता रहा हूं, बाकी लिखने का तरीका बताऊंगा। कि भाई मैं ये बोल रहा था कि पहले जो शुद्ध विलायक था, क्या था बच्चों? शुद्ध विलायक था। तो शुद्ध विलायक का 100 डिग्री सेल्सियस था, कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता था द्रव का दाब। लेकिन उसमें अशुद्धियां मिला दी तो अब और अधिक तापमान की जरूरत पड़ेगी। तो जितनी अधिक तापमान की जरूरत पड़ेगी बच्चों, वही उसका क्या बोलता है? क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक में उन्नयन। क्योंकि हमने अशुद्धियां मिला दी, और अशुद्धियां मिलाने के कारण बच्चों तापमान में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। समझ में आया? ये सारा चीज आपको डायग्राम में भी मिलेगा, चिंता ना करो, अभी आप थोड़ा समझते चलो बस, ठीक है। यहां पर मान लीजिए ऐसा बोला गया कि मान लीजिए पहले TB रहा होगा तो बाद में आपका T0B हुआ होगा। तो डिफरेंस बच्चों डेल्टा T यदि हम निकाले तो अधिक वाले में से कम वाले को क्या कर देंगे? घटा देंगे, और यही आपका क्वथनांक में उन्नयन हो गया। कुल मिलाकर के ये चीज तो क्लियर हुआ कि हमने पहले शुद्ध जल की बात करी, शुद्ध विलायक की बात करी, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, आसानी से वाष्पित हो रहा था। अब बच्चों जैसे अशुद्धियां हमने मिला दी, अब विलेय पदार्थ मिला दी, तो अधिक तापमान की जरूरत पड़ी, मतलब क्वथनांक में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। यानी किसी विलायक में अशुद्धि मिलाने से या विलेय पदार्थ मिलाने से उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। बताओ बच्चा, याद हुआ कि नहीं हुआ?
हमने क्या बोला बाबू, एक विलायक लिया हमने, विलायक को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया, आसानी से वो किस में बदल रहा है, वाष्पित हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमने टेम्परेचर विलेय पदार्थ मिला दिया, जितनी ज्यादा विलेय पदार्थ मिला देंगे उतनी अधिक तापमान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई विलेय अवाष्पशील, वो वाष्पित ही नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी उसको हम ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब कहीं विलायक के अणु जाकर के वाष्पित होंगे, गैस अवस्था में बदलेंगे, तो वहां पर बच्चों टेम्परेचर की अधिकता हो जाएगी, अधिक तापमान लगेगा। इसी अधिकता तापमान को ही हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, यानी पहले के अपेक्षा कितना अधिक तापमान में वृद्धि हुई। लेकिन यहां पर हिमांक में क्या होता है, इस पॉइंट को आप समझो बच्चों। हिमांक में क्या होता है, इसमें हमने मिला दी अशुद्धि। यदि विलायक है और विलायक में बच्चों, विलायक में हमने मिला दी अशुद्धि। अशुद्धि का मतलब विलेय, अशुद्धि का मतलब विलेय। जैसे थोड़ा समझना, मैं ये कहता हूं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर यह विलायक ठोस हो रहा था, अब इसमें तापमान में और कम कर, देखो भाई ठोस अवस्था में बदलना है तो तापमान में कमी करना पड़ेगा, इसलिए तो यहां पर अवनमन शब्द जोड़ना जाता है। हमने कहा कि ये पानी था, शुद्ध प्योर पानी था, 4 डिग्री सेल्सियस पे ठोस बन जा रहा था, लेकिन अशुद्धि मिलाने के कारण वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ठोस नहीं बनता, बल्कि और कम टेम्परेचर करना पड़ता है। वो तो भैया 0 से भी कम, -4 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है। मतलब क्वथनांक में, हिमांक में, हिम यानी बर्फ में बदलने में, ठोस में बदलने में और तापमान कम करना पड़ रहा है। तो तापमान में जो कमी करना पड़ रहा है बच्चों, वही हिमांक में अवनमन है। बताओ बाबू, किसको समझ में नहीं आया यार? मैंने क्या बोला, शुद्ध जल था, उसको हम ठोस अवस्था में बदल रहे थे। ठोस अवस्था में बदलने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए था, -4 डिग्री सेल्सियस, वो उसका हिमांक ताप था। लेकिन उसमें हमने अशुद्धि मिला दी, अशुद्धि के कारण और कम टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, तब वो कहीं ठोस में बदलेगा। यहाँ पे उबालना नहीं है, उबालने वाला कहानी यहाँ पे था, यहाँ पे जमाने वाला कहानी है। यानी जमाना चाहते हैं, तो जब जमाना चाहते हैं और टेम्परेचर कम करना चाहते हैं बच्चों, तो जितना कम टेम्परेचर करेंगे वो सॉलिड होगा। तो कहीं ना कहीं पहले 4 डिग्री सेल्सियस था, माइनस में हो गया, तो और कमी हुआ। तो ये बच्चों अशुद्धि मिलाने से जो उसके हिमांक में कमी आती है, वो हिमांक अवनमन कहला जाता है। यदि इतना कहानी समझ में आ गया तो बाबू यूं बल्ले बल्ले। ठीक, चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये परिभाषा आपने पढ़ ली कि किसी भी यदि द्रव को लेकर हम चल रहे हैं और उसको हम गर्म करते हैं, तो द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जिस ताप पर, वह ताप बच्चों आपका क्वथनांक कहलाता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर उसके वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। बाबूजी क्लियर? इसके बाद क्वथनांक में उन्नयन की बात करी हमने। हाँ सर, उन्नयन की बात करी कि जैसे हमने उसमें विलायक में क्या कर दिया, विलेय को घोल दिया, विलेय को विलायक में मिला दिया, तो और ज्यादा तापमान लगेगा बच्चों उसके गर्म होने के लिए, वाष्पित करने के लिए। तो वो जो वृद्धि है क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। देखो बच्चों, यहां पे जो ग्राफ है ना, इसको आप लोग समझो। मैं यहाँ पे एक डायग्राम है, लेकिन इसको मैं ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, मैं अपने से समझा रहा हूं। देखो बच्चों, मैंने कहा ये आपका एक ग्राफ बना रहा हूं, ये तापमान है कि ताप जैसे जैसे बढ़ाएंगे बच्चों, ताप जैसे जैसे, मान लीजिए केल्विन ही है, जैसे जैसे ताप बढ़ाते तो आप सबको पता है वो जितना उतनी ही ज्यादा मात्रा में वाष्पित होगा, वाष्प दाब उतना ही ज्यादा होगा। ये तो क्लियर है। वाष्प दाब क्या है, पिछले लेक्चर में कराया था कि कोई पदार्थ है, ठोस है, द्रव है, गैस है, कुछ भी है, यदि उसको हम गर्म करते हैं तो उसके ही द्वारा वाष्प बनता है और वही वाष्प उस पर दाब लगाता है। एक निश्चित एरिया पे लगाया गया दाब ही तो वाष्प दाब है। एक निश्चित एरिया पे लगाया गया दाब तो ही वाष्प दाब है। तो प्यारे बच्चों, यदि शुद्ध है, मान लीजिए हमने कहा कि केवल पानी है, तो वो कम तापमान पर वो वाष्पित हो जाएगा, तो वाष्प दाब उसका अधिक होगा। उसी में अशुद्धियां मिला दिया यार, तो और अधिक टेम्परेचर लगेगा, तो कहीं ना कहीं उसका वाष्प दाब कम होगा। यदि मैं आपसे कह दूं कि विलायक और विलयन में वाष्प दाब किसका होगा, तो आप लोग यहां से थोड़ा समझना कि प्यारे बच्चों, यहां पर जो शुद्ध विलायक है इसका वाष्प ज्यादा बनेगा, कम तापमान पर ज्यादा वाष्प बन जाएगा, और इसके द्वारा जो दाब है वो ज्यादा होगी, तो वाष्प दाब का मान ज्यादा होगा। अशुद्धि मिलाने से ससुरा ये वाष्पित ही नहीं हो रहा है, हमने अशुद्धि मिला दी है, तो अब भैया हम ही नहीं बनाया, हम ही से उल्टा जवाब दे रहा है भैया हम वाष्पित नहीं होंगे, तो इसका वाष्प दाब कम होता है। तो याद रखना बच्चा हमेशा जिंदगी भर के लिए कि विलायक है वो शुद्ध है, ज्यादा वाष्पित होगा, ज्यादा वाष्पित होगा तो उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा।
और बिलियन है बच्चों, उसका वाष्प दाब कम होगा। इसलिए जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो जिसका वाष्प दाब ज्यादा होगा उसको ऊपर और जिसका वाष्प दाब कम होगा उसको नीचे हमेशा हम दर्शाएंगे बच्चों, क्योंकि इसको हम वाष्प दाब से रिलेट कर देते हैं। क्या? वाष्प दाब। ये वाष्प दाब जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ोगे तो वाष्प दाब में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो यदि मैं आपसे कह दूं प्यारे बच्चों कि यदि एक मैं वक्र बनाता हूं, वैसे तो आप सबको पता है यार कि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा सर? जैसे जैसे गर्म करेंगे वो ज्यादा वाष्पित होगा, और जब ज्यादा वाष्पित होगा तो उसके द्वारा लगाया गया दाब भी ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे गर्म करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, थोड़ा समझना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे बच्चों मैंने कहा यहां जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे वाष्प दाब भी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वाष्प दाब भी बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही है कि नहीं? हमने यहां पर दो चीज लिया, एक तो शुद्ध विलायक लिया था ना, अभी जल देखे थे आप, और विलयन लिया था। एक और हमने लिया बच्चों ग्राफ, ये ग्राफ। ऐसा ग्राफ, दो ग्राफ क्यों बना रहे हो मैं बताता हूं, ढंग समझना। ये है बच्चों विलयन का, क्या है? विलयन। और विलयन का वाष्प दाब नीचे क्यों? विलयन का वक्र नीचे क्यों? क्योंकि उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ये तो क्लियर है, ये सबको पता है। और ये है बच्चों विलायक, क्या है? विलायक। विलायक का वक्र ऊपर क्यों? क्योंकि उसका वाष्प दाब अधिक होता है। उसी टेम्परेचर में, सेम टेम्परेचर में मैं आपसे कह दूं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर विलायक उबलने लग जाता है, लेकिन ये सारा जो विलयन है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो उसका वाष्प दाब कम है, इसलिए नीचे है। उसी टेम्परेचर पे भाई, यहां पे मैं आपसे कह दूं कि थोड़ा समझो बाबू, समझो भाई, थोड़ा समय लगेगा यार, आज की क्लास में बता रहा हूं। वही टेम्परेचर, यहां दोनों का टेम्परेचर सेम है, अभी दोनों का टेम्परेचर सेम है। उसी टेम्परेचर में यहां पे बच्चों विलयन है और यहां पे विलायक है। क्यों? क्योंकि सेम टेम्परेचर, यहां पे टेम्परेचर तो सेम होगा, कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 40 50 60 70 80 200 500 कुछ भी। अब दोनों का उसी टेम्परेचर पे बच्चों, तो विलयन ज्यादा वाष्पित होता है, विलायक कम वाष्पित होता है। अरे उल्टा कह दिए सर, विलायक ज्यादा वाष्पित होता है तो वाष्प दाब इसका ज्यादा होगा, उसी टेम्परेचर में विलयन कम वाष्पित होगा। विलयन कम वाष्पित क्यों होगा उसी टेम्परेचर में? क्योंकि उसमें विलेय पदार्थ मिल गया है, और विलेय जो है अवाष्पशील है, वो वाष्पित नहीं होता है, वो रोकने का काम करता है। वही रुकावट है बच्चों, वही रुकावट है। खेल तो उसी से है, खेल तो विलेय से है, क्योंकि विलेय के कणों की संख्या पर आधारित है। यही तो, इसीलिए तो अणुसंख्यक गुणधर्म है बाबू, कि उसी टेम्परेचर पर विलयन को नीचे और विलायक को ऊपर क्यों रखा? क्योंकि हमने कहा विलायक ज्यादा वाष्पित होता है और विलयन कम वाष्पित होता है। वाह सर, मजा आ गया ना। इसको हम हटाते हैं, ये काम का नहीं बाबू, ये काम का नहीं है। आगे हम बढ़ाए ग्राफ। मान के चलता हूं कोई टेम्परेचर है, ठीक है, चल इससे लेते हैं। एक निश्चित टेम्परेचर पर दोनों का, ओ माय गॉड, ठीक है, एक निश्चित टेम्परेचर पर दोनों का वाष्प दाब इस तरीके से बच्चों, ठीक। एक टेम्परेचर ले लेते हैं, वो टेम्परेचर क्या ले लेते हैं जो भी लेना हो। जैसे मैं कहता हूं, मान लीजिए यहां पर ले लेता हूं T0B, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, T0B शुरुआत में बच्चों। अभी यहां पे बात कर रहा हूं कि वाष्प दाब कहां पे है अधिक, किसका है? विलायक का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब कम है। यहां पे बच्चों एक बिंदु दे देता हूं, वो कौन सा बिंदु दे दूं? X दे देता हूं, और यहां पर इसको मैं कुछ नहीं करता, आगे की ओर बढ़ता हूं, आगे की ओर बढ़ता हूं भाई। एक और यहां पर बच्चों मान लीजिए, मैं मान के चलता हूं, 1 मिनट, यहां से ऐसे लो, ये बना दिया। ये क्यों बनाया सर? ये क्यों बनाया? अब मैं कहता हूं दो वक्र है, तो एक को मैं यहां पे बच्चों ए बी दे देता हूं, और एक वक्र आपका सी डी हो गया। मतलब T0B पर यहां पर बिंदु x है बच्चों, यहां पर बिंदु x है। ये किस बात को बताता है? कि इस टेम्परेचर पर जो विलायक है इसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसको हम बता देते कि एक ATM है, एक वायुमंडलीय दाब है। आप सबको पता है कि जब तक किसी द्रव, चाहे विलयन हो चाहे विलायक है, उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होगा, तब तक वो वाष्पित नहीं होगा, तब तक उसके हम ताप को क्वथनांक नहीं कह सकते। समझ में आया? मतलब विलायक को हम गर्म कर रहे हैं, विलायक को हम गर्म कर रहे हैं,
तो कितने टेम्परेचर पर, टी नॉट बी पर वो एक्स पर पहुंचा, मतलब वायुमंडलीय दाब के, मतलब इस तापमान पर विलायक जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। इस ताप पर विलायक का जो दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया बच्चों। अब ये वाष्पित होने के लिए तैयार है, लेकिन इस ताप पर विलयन जो है इसका वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं, तो हमें और अधिक ताप चाहिए, हमें और अधिक टेम्परेचर चाहिए बच्चों, हमें और अधिक टेम्परेचर चाहिए, तो वो टेम्परेचर हो गया आपका टीबी। ठीक है, और इसी का जो डिफरेंस है बच्चों, यही जो डिफरेंस आया डेल्टा टीबी, यही जो है बॉइलिंग टेम्परेचर जो बच्चों, यही क्वथनांक में उन्नयन है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर, कम तापमान पर विलायक का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता था, लेकिन विलयन को और ज्यादा ताप देना पड़ा, तब कहीं वो टेम्परेचर जो है बच्चों, यहां पर हम कह देते हैं 22 है। ठीक, ये 22 है बच्चों। इस टीबी ताप पर यानी तापमान बढ़ाया, तब कहीं विलयन का वक्र जो है बच्चों यहां पर मिला, यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ। यही चीज यहां पर बताया गया है। अब ग्राफ का वर्णन करना है, बिना ग्राफ का वर्णन किए काम नहीं चलेगा। देखना बच्चों, बड़े शौक से बढ़िया है, देखना जो चीज मैं यहां पे लिखा हूं, समझाया हूं, वही चीज ग्राफ में आपको मिलेगा कि एक्स अक्ष पर परमताप लिया है, वाई अक्ष पर बच्चों हमने क्या लिया है, विलयन, विलायक और विलयन के वाष्प दाब का वक्र लिया है। ठीक है, देखो जरा भाई, आपने क्या कहा, ये एक्स अक्ष है बच्चों, इसमें हमने ताप ले लिया है, और वाई अक्ष है, इसमें वाष्प दाब के वक्र को हमने बनाया है। आगे देखो बच्चों, ठीक है, प्राप्त वक्र ए बी और सी डी क्रमशः शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब वक्र हैं। देखो बच्चों ढंग से समझा, ये विलायक है ए बी और सी डी जो है विलयन का वक्र है। ओके, ठीक, ताप बढ़ाने से दोनों का वाष्प दाब बढ़ता है। विलयन का वाष्प दाब वक्र सी डी विलायक के वाष्प दाब ए बी के नीचे प्राप्त होता है। नीचे क्यों प्राप्त होता है, देखो बच्चों यहां पर देखो, ए बी के नीचे, विलयन का वक्र ए बी के नीचे क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि भाई हम जानते हैं कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है। ओके बच्चों, इसका कारण यह है कि प्रत्येक ताप पर विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। बिंदु एक्स पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, देखो बच्चों बिंदु एक्स पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यानी इस टेम्परेचर पर जिसके संगत ताप टी नॉट बी है, जिसका संगत ताप बच्चों टी नॉट बी है। ठीक है, और इसके बाद बच्चों बिंदु वाई पर विलयन का वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिसके संगत ताप टीबी है, जिसका संगत ताप टीबी है। तो प्यारे बच्चों, यदि हम आपसे कह दें कि इस प्रकार टीबी का मान टी नॉट बी से ज्यादा है, क्या है बच्चों, ज्यादा है, क्या है बच्चों, ज्यादा है। इसलिए क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा टीबी बराबर अधिक वाले में से कम वाले को हम घटा देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, ये क्वथनांक में वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि हमने विलेय पदार्थ मिलाया। क्वथनांक में वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि हमने विलेय पदार्थ मिलाया। क्यों, जो क्वथनांक में वृद्धि हुई, क्वथनांक में जो वृद्धि हुई, क्वथनांक में बच्चों वृद्धि हुई, क्यों, वो विलेय पदार्थ मिलाया। अर्थात क्वथनांक में वृद्धि विलयन के मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। मोललता के क्या होता है प्यारे बच्चों, समानुपाती होता है। मोललता के ही क्यों, क्योंकि हमने ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ मिलाया था, और हमने आपको बताया था कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। जो नहीं पढ़ा है वो तो आप दिक्कत करता होगा, उसको तो समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बता रहे हो सर। यानी डेल्टा टीबी समानुपाती बच्चों स्मॉल एम मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टीबी बराबर के बी एच के बी एम, जहां के बी क्या है बच्चों, मोलल
उन्नयन, मोलल उन्नयन, उन्नयन ही चल रहा है ना, क्वथनांक, देखो बच्चों, मोलल उन्नयन क्वथनांक स्थिरांक, ठीक है, मोलल उन्नयन क्वथनांक स्थिरांक है, स्थिरांक है, ठीक। ये चीज तो क्लियर हुआ। अब थोड़ा समझो बाबू, थोड़ा समझो आप लोग। बाकी जिन बच्चों को यदि लगता है कि हमें प्रॉपर नोट्स मिल जाता तो और मजा आता, तो बच्चों नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए लगते हैं। यदि जो बच्चा नोट्स जो मुझसे पढ़ता है वो जरूर नोट्स ले लेगा। 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 96 85 29 91 49। जो मुझसे पढ़ता है वो नोट्स जरूर ले ले प्रॉपर तैयारी करने के लिए। हम साल भर आपके साथ जुड़े रहेंगे, चिंता नहीं करना, ठीक है बच्चों। अभी यदि मैं बात करूं कि यदि मान लीजिए मोललता का मान 1 है, मोललता का मान कितना होगा बच्चों? 1। मोललता का मान 1 होगा तो 1 रखोगे तो KB बराबर ही हो जाएगा डेल्टा टीबी। यानी इससे एक परिभाषा आप लोग निकाल सकते हो। जानते हो कैसा परिभाषा? एक परिभाषा इस तरीके से कि किसी भी विलयन का मोलल उन्नयन, मोलल उन्नयन क्वथनांक स्थिरांक क्वथनांक उन्नयन के ही बराबर होता है। लेकिन कब? जब बच्चों मोललता 1 हो, मतलब 1 मोल विलेय पदार्थ 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित हो। मोललता 1 का मतलब क्या है बच्चों? 1000 ग्राम विलायक में मोल की संख्या 1 हो, विलेय के मोल की संख्या 1 हो। यानी जब 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो जो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है वही उसका मोलल उन्नयन क्वथनांक स्थिरांक कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। मैंने क्या बोला फिर से समझो, नहीं बोल दोगे सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा मोललता 1 हो, इकाई हो, यानी 1 ग्राम विलेय पदार्थ की जो मोल की संख्या है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित हो, यानी 1 मोल विलेय पदार्थ को हमने विलायक में मिलाया तो जो क्वथनांक में वृद्धि हुई वही उसका क्या कहलाता है बच्चों? मोलल उन्नयन क्वथनांक स्थिरांक। या ऐसा भी कह सकते हो कि मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, बुक में क्या लिखा है यार? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो ना, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ऐसा मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, ये लगता है अपोजिट लिखा हुआ है। 1 मिनट इसमें भी देख लेते हैं, इसमें भी हो सकता है गलत हो। हाँ, इसमें भी लिखा है गलत, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वही तो मुझे लग रहा था भाई ये उल्टा लिखा हुआ है। यहां पे बच्चों थोड़ा सुधार लेना, यहां पे आपको थोड़ा सा मैं कह दूंगा कि क्या कर लोगे आप लोग? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है बच्चों, तो आप लोग परिभाषा कैसे लिखोगे? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा कैसे लिखोगे कि किसी विलयन का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक उस स्थिरांक के, उस क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है जो 1 ग्राम मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में विलेय करने से उत्पन्न होता है। यानी 1 ग्राम को हमने 1000 ग्राम विलायक में मिला दिया बच्चों, तो आपका कहलाता है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ये उल्टा लिखा था ना, यही दिक्कत होता है ना। टाइपिंग वाले को थोड़ा सा यदि दे दो, कभी कभी हम ही काम करते, लेकिन कभी भी यदि दूसरे से हेल्प ले लो थोड़ा गलती कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं भाई, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, इसको लिख लेना बच्चों, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या लिखोगे? मोलल क्वथनांक, क्या बोलोगे? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है बच्चों, चलो क्लियर। अच्छा, अब यहां तक तो क्लियर है। अब इससे एक क्वेश्चन बनता है, विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। वाह यार, चलो बड़ा सिंपल है। मैंने कहा डेल्टा टीबी जो है बच्चों किस पर निर्भर करता है? स्मॉल एम पर। और मोललता का फार्मूला WV/MB। अब यहां पर इसको समझाने की जरूरत नहीं है, जो मोललता नहीं पढ़ा है वो आप लोगों को दिक्कत करेगा, हम नहीं जानते भाई, बटे WA होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पर रख दो, डेल्टा टी बी बराबर KB इंटू M की जगह लिखना है, M की जगह लिखना है बच्चों WV/MB 1000/WA।
हमें MB का मान निकालना है तो MB इधर ले आओ। अब बच्चों ये आपका KB है, ये WB है, ये 1000 है, ठीक है। और नीचे बच्चों अपना ये डेल्टा TB नीचे चला जाएगा, क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ है, और ये WA रहेगा ही रहेगा। ठीक है बच्चा पार्टी, ये आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए। ये फार्मूला आप लोगों को काम आने वाला है। आंकिक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है बाबू, आंकिक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। क्लियर। विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना, अब थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूं यार। देखो बच्चा थोड़ा सा समझना, ए क्या है बच्चा? विलायक है। ए क्या है? विलायक है, ठीक है। और बी क्या है बच्चा? विलेय है। क्या है? विलेय है, ठीक है। तो यदि इसकी मात्रा की बात करें बच्चों, मात्रा, तो जब मात्रा की बात करते हैं तो WA, और इसकी मात्रा WB। जब इसके आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं, आणविक द्रव्यमान, तो ये होता है WA और ये होता है WB। ये सब चीज हमने बताया है बाबू, हर क्लास में वही चीज हम नहीं बता पाएंगे ना, समझ रहे हो, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम लगता है फिर। लेकिन फैक्ट की बात है, कहां से आया, ये मोललता की एक अलग सा कहानी है। क्लियर। तो ये सब समझ में आ गया बच्चों। आप लोगों को यदि क्वेश्चन आ जाए कि मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा बताओ, तो आप लोग बता सकते हो कि मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक उस क्वथनांक उन्नयन के बराबर है जो कि 1 मोल ग्राम, है ना, 1 ग्राम या 1 मोल विलेय पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में विलेय करने से उत्पन्न होता है। ठीक। अब बात करते हैं हिमांक में बच्चों, हिमांक की ओर बढ़ते हैं। हिमांक में आप देखो, किसी पदार्थ का हिमांक वह ताप है जिस ताप पर ठोस और द्रव दोनों का ताप वायुमंडलीय ताप के बराबर होता है। एक बार फिर से फ्लैशबैक पर बात करते हैं, पुरानी कहानी पर चलते हैं बाबू। इसका कहानी तो हमने खत्म कर दिया, तो अब इस पे छोड़ दो, हम इस पे बात करें। हिमांक क्या है? द्रव को ठोस में बदल रहे हैं, तो द्रव और ठोस दोनों का ताप वायुमंडलीय दोनों का दाब समान हो जाए। अभी यहां पे वायुमंडलीय दाब आ रहा था, उसको छोड़ दो, हिमांक की बात करते हैं। हिमांक मतलब किसी भी द्रव को ठोस अवस्था में बदलना है, किसी भी द्रव को ठोस अवस्था में बदलना है, सॉलिड में बदलना है बच्चों, तो उसके तापमान को कम करेंगे। अच्छा, पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ बन जा रहा था, लेकिन जैसे हमने उसमें अशुद्धि मिला दी तो और तापमान में कमी लानी पड़ी। तो जो और तापमान में कमी, तो वही अवनमन है। कमी मतलब अवनमन है, यानी बच्चों हमने विलेय पदार्थ मिलाया तो उसका जो है तापमान क्या हो गया? कम हो गया, हिमांक में कमी आई, वही हिमांक अवनमन है। तो यहां पर बच्चों द्रव और ठोस के बीच कॉम्बिनेशन है। कहने का तात्पर्य है जिस ताप पर किसी द्रव और ठोस अवस्था का दाब समान हो, वो बच्चों आपका क्या कहलाता है? हिमांक ताप कहलाता है। क्लियर। चलिए, तो बच्चा आप यहां पे आप लोग थोड़ा समझो कि किसी पदार्थ का हिमांक वह ताप है जिस पर ठोस और द्रव अवस्था का जो वाष्प दाब है वो समान होता है। यहां पर बच्चों विलेय को विलायक में घोलने पर हिमांक में जो कमी आती है वो हिमांक अवनमन कहलाता है, हमने बता दिया। अब देखो ग्राफ में वही चीज आपको समझाएंगे जो इसके पहले हमने समझाया था। भाई ये अपना क्या है बच्चों? ये वाष्प दाब को बताता है। ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष है। इसको क्या बताओगे? वाष्प दाब। ठीक, ओके सर, वाष्प दाब है। अब ये जो है बच्चों, ये टेम्परेचर है, ये क्या है? तापमान है। ये क्या है? तापमान है। क्या है? तापमान है ना, ये एक्स अक्ष है। अब हमने तो एक चीज आपको अच्छी तरीके से बताया कि विलायक और विलयन, विलायक का वाष्प दाब हमेशा ऊपर होता है और बच्चों विलयन का वाष्प दाब हमेशा नीचे होता है। ये सबको पता है, ये तो क्लियर है ना, ये तो क्लियर है। अब बच्चों यहां पर देखो, थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने कहा कि 1 बिलियन है, 1 बिलियन का वाष्प दाब का वक्र ऐसा है। ठीक, थोड़ा समझने की कोशिश करो। या इसी में देखो कि एक ऐसा बिंदु है, जैसे मान लीजिए विलायक है, इसको मैं विलायक देता हूं बच्चों, द्रव विलायक है, द्रव विलायक है, द्रव विलायक है। ठीक, यानी वाष्प दाब है, इसका वाष्प दाब का टेम्परेचर पर। अब यहां पर थोड़ा समझना यह है कि द्रव है मतलब अभी ये द्रव अवस्था में है, जैसे जैसे उसको हम तापमान कम करते हैं बच्चों, तो एक ऐसा बिंदु आया, एक ऐसा बिंदु आया, एक ऐसा बिंदु आया जिस बिंदु पर वो ठोस अवस्था में बदल रहा है। मतलब जो द्रव है बच्चों अब वो ठोस अवस्था में बदल गया। किस अवस्था में बदल गया? ठोस अवस्था में बदल गया। फिर से समझो, तो द्रव है बच्चों वो ठोस अवस्था में बदल गया, यानी जो विलायक है अब वो ठोस विलायक बन गया। क्या बन गया बच्चों? ठोस विलायक बन गया। मतलब एक चीज मैं आपसे कह दूं कि कोई विलायक था, कोई विलायक था और विलायक बच्चों जैसे उसके तापमान में कमी हमने लाई
तो एक निश्चित ऐसा तापमान आया जिस ताप पर वह ठोस अवस्था में बदल गया, यानी उसके संगत ताप T0F है, यानी प्रारंभिक है बच्चों, T0F है। अब विलयन का जो वक्र है, हमेशा विलयन का वक्र नीचे होता है। कहां होता है बच्चों? नीचे होता है। फिर समझना, विलयन का वक्र कहां होता है? नीचे होता है। विलयन का वक्र कहां होता है? नीचे होता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या विलयन भी जिस ताप पर द्रव विलायक जो है वो ठोस में बदला, क्या विलयन भी उसी ताप पर ठोस हो सकता है? भाई मैं कहता हूं कि पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर यदि ठोस हो सकता है, तो क्या पानी में हमने शक्कर मिलाया तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ठोस हो सकता है? नहीं, उसमें और तापमान में कमी। तो विलयन के लिए प्यारे बच्चों, विलयन के लिए और तापमान में कमी करनी पड़ी, और तापमान में, और कहीं जाकर के यहां पे वो ठोस बना। क्या बना बच्चों? ठोस बना। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि जिसके संगत ताप TB है, यानी बच्चों TF है, फ्रीजिंग पॉइंट है ये जमना, तो इसके संगत ताप ये हो गया। इसको मैं कह देता हूं A B और ये BC, और बच्चों यहां पे जो आपका जो ग्राफ है हमने बना रखे नोट्स में, वही चीज लेके चलते हैं, क्योंकि बाद में बच्चों को नोट्स में भी प्रॉब्लम ना, नहीं तो कुछ भी ले लें ABCD। अब देखो बच्चों, ये ग्राफ को समझो, ये ग्राफ को समझो, थोड़ा ग्राफ आपको समझना जरूरी है। मैंने क्या ग्राफ बताया कि ये द्रव विलायक है, ठीक है भाई। अब ये ऐसा ऊपर की ओर क्यों जा रहा है? यदि तापमान बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा, क्योंकि ये वाष्प दाब का वक्र है। इस बिंदु पर बच्चों, इस बिंदु B बिंदु पर एक ऐसा बिंदु है जहां पर ये जो आपका विलायक है वो ठोस अवस्था में हो रहा, मतलब द्रव विलायक और ठोस विलायक का वाष्प दाब समान है। एक ऐसा बिंदु B, यहां पर बच्चों द्रव विलायक और ठोस विलायक का वाष्प दाब समान है, लेकिन विलयन है वो इस ताप पर ठोस अवस्था में नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि उसमें हमने अशुद्धियां मिला दी, तो तापमान और कम करना पड़ा। इसलिए बच्चों तापमान और कम करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं TF। और भाई इधर हम आ रहे हैं पीछे की ओर, तो तापमान में कमी, यदि आगे की ओर जाते तो तापमान में वृद्धि, लेकिन पीछे की ओर आ रहे हैं और हमको जमाना है, किसी को ठोस में परिवर्तित करना है, तो तापमान में कमी करनी पड़ेगी। तापमान में कमी करेंगे तभी वो विलयन ठोस अवस्था में होगा। इसलिए विलायक जो है जल्दी ठोस हो गया था, लेकिन विलयन और कम तापमान करना पड़ा, तब जाकर के कहीं ठोस अवस्था में, बिंदु D पर विलयन जो है वो ठोस अवस्था में हुआ। इसलिए प्यारे बच्चों इसके संगत ताप TF हो गया। एक एक पॉइंट आप लोग देखोगे, सब चीज जो यहां पे हमने समझाया बच्चों वही चीज लिखना रहेगा कि विलयन और द्रव विलायक, यानी विलायक का वाष्प दाब ऊपर और विलयन का वाष्प दाब नीचे क्यों है, वक्र क्यों नीचे ऊपर है? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि प्यारे बच्चों विलयन है उसका वाष्प दाब हमेशा नीचे होता है, कम होता है, इसलिए वक्र को हम नीचे प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों जिसका वाष्प दाब ऊंचे होता है उसका वक्र ऊपर रहता है। जैसे पहला पॉइंट देखो, ताप बढ़ाने के कारण विलायक विलयन दोनों की वाष्प दाब में वृद्धि होती है, यही बताता है। तापमान आगे बढ़ाएंगे, देखो वाष्प दाब आगे बढ़ेगा। ये इधर ही ग्राफ क्यों है, ऐसा ग्राफ क्यों नहीं कर दिए? अरे बबुआ जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो दाब में वृद्धि होगी बच्चों, इसलिए हम ऐसा नहीं किए जैसा आप चाहते हो कि वाष्प दाब ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसे ऐसे कर देते तो फिर दिक्कत हो जाता। क्योंकि तापमान को हमने बताया, तापमान बढ़ाओगे तो ये वाष्प दाब है, जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे तो दाब बढ़ेगा, इसलिए बच्चों ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ रहा है। वो तो हमने समझाने के लिए बोला कि पीछे की ओर आओगे तब टेम्परेचर में कमी आएगी और बच्चों वो ठोस अवस्था में बदलेगा। देखो विलयन का वाष्प दाब DE है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब BC है, और बच्चों शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का वक्र है ना ऊपर, और जो आपका विलयन है वो विलायक से नीचे है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि शुद्ध अवस्था में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब निकालें, और विलयन का वाष्प दाब तो हमेशा विलयन का वाष्प दाब कम होता है, इसलिए वक्र बच्चों नीचे होता है। विलयन का जो वक्र जो है नीचे होता है, ये चीज है। ठीक है, चलिए यहां पर देखो विलायक का वक्र ऊपर, विलयन का वक्र नीचे, क्योंकि शुद्ध अवस्था में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से अधिक होता है, इसलिए बच्चों वक्र जिसका ऊपर है इसका मतलब वाष्प दाब उसका अधिक है। बिंदु B पर ठोस विलायक और द्रव विलायक वाष्प दाब बराबर है। देखो जरा, बिंदु B पर हमने कहा था ठोस विलायक और द्रव विलायक का वाष्प दाब समान है, जिसके संगत ताप T0F है बच्चों। इसके बाद बिंदु D एक ऐसा बिंदु है जो बच्चों द्रव विलायक और ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब ठोस विलयन के बराबर होगा, यानी ठोस अवस्था में जब बदलता बच्चों तो ये अपना बिंदु D है, जहां पे संगत ताप TF है। तो कितना टेम्परेचर में कमी करनी पड़ी बच्चों, वही इसका हिमांक में कमी हो जाएगा। ठीक है, TF का मान T0F, ये T0F के मान से कम होता है,
टी एफ का मान देखो बच्चों, टी एफ का मान टी नॉट एफ से कम होता है, तो भैया जिसका मान कम होता है ना, उसको घटा देंगे अधिक वाले में से, क्या कर देंगे बच्चों, घटा देंगे, तो वही आपका क्या आ जाएगा, हिमांक अवनमन आ जाएगा। तो हिमांक अवनमन कितना होगा बच्चों, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन डेल्टा टी एफ कितना होगा बच्चों, अधिक वाले में से टी नॉट एफ में से टी एफ को घटा देंगे। ठीक, अब आप सबको पता है, सबको पता है कि जो हिमांक में कमी आई है, हिमांक अवनमन जो हुआ है वो क्यों हुआ है, हिमांक जो अवनमन हुआ है वो क्यों हुआ है बच्चों, वो मोललता के यानी विलयन के मोललता के समानुपाती होगा। क्या होगा, समानुपाती होगा, समानुपाती होता है। क्यों समानुपाती होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों जितना ज्यादा विलेय पदार्थ मिलाओगे, मोलों की संख्या मिलाते जाओगे, उसकी हिमांक में उतनी ही कमी आती जाएगी, उतना ही कम टेम्परेचर करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, जैसे से जितना भाई जितना ज्यादा विलेय मिला दोगे ना, उतना ही कम तापमान करना पड़ेगा, तभी वो सॉलिड अवस्था में बदलेगा। अर्थात बच्चों, अर्थात आप लिख सकते हो कि जो आपका डेल्टा टी एफ है ना प्यारे बच्चों, वो समानुपाती होगा स्मॉल एम के, और समानुपाती हटता है तो डेल्टा टी एफ लग गया, के एफ यहाँ पे हो गया, जहां बच्चों जहां के एफ क्या है, के एफ क्या है, मोलल हिमांक, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है, अवनमन स्थिरांक है, स्थिरांक है। एक बार एग्जाम में आ गया था, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक को समझाइए। एक क्वेश्चन और भी आता है, मोलल, ये मोल लिख देता हूं यार, बार बार मोल लिख देता हूं, ये गलत है यार बाबू, इसको मोलल ही देने दो तो अच्छा रहता है। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलल हिमांक उन्नयन स्थिरांक है ना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो जैसे हमने बताया था कि प्यारे बच्चों यदि मोल की संख्या का मान 1 हो, 1 मोल का मतलब है बच्चों 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या 1 हो, यानी 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय पदार्थ मिला दें तो बच्चों यहां पर रखेंगे समीकरण में, तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ। यानी क्या निष्कर्ष निकाला आपने कि यदि हम बोल रहे हैं कि भाई, हम ये बोल रहे हैं कि यदि मान लीजिए 1 ग्राम विलेय पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में मिला दें तो जो क्वथनांक में वृद्धि होती है वही उसका मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है बाबू। 1 मोल विलेय पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में मिलाया हमने, तब जो उसका हिमांक में कमी आई है, हिमांक में अवनमन हुआ है, वही हिमांक मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। यहां पे थोड़ा गलत है, मैंने बता दिया ना, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक बच्चों, तो ये थोड़ा शब्द गलत है, परेशान मत होना, मैं परिभाषा बता देता हूं। परिभाषा में क्या है, किसी विलेय का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक उस हिमांक अवनमन के बराबर है जो कि 1 ग्राम विलेय को 1000 ग्राम विलायक में मिलाने से उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चा लोग, बच्चा पार्टी, मजा आ रहा है क्लास में? अरे क्लास में मजा कहीं नहीं आएगा, जब हम समझेंगे तभी तो मजा आएगा। अच्छा, आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करोगे बाबू? बाकी नोट्स ले लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए चार्ज। यदि कोई बच्चा नोट्स नहीं ले पा रहा भैया तो ये तो दिक्कत है। एक छोटा सा अमाउंट हमने रख दिया है, ये आप लोगों को पता है मोललता के समानुपाती होता है, तो यानी मतलब यहां पे के एफ एम हो जाता है। अब चूंकि मोललता बराबर कितना होता है, अभी आज के लेक्चर में पढ़ लिया आपने, डब्ल्यू बी बटा एम बी, डब्ल्यू बी बटा एम बी गुणे 1000 बटा डब्ल्यू ए, यही तो होता है सर। वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा टी एफ बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, के एफ रहने दो सर, बाकी वैल्यू पुट कर दो, डब्ल्यू बी बटा एम बी गुणे 1000 बटा डब्ल्यू ए। अच्छा, हमें एम बी तो निकालना है बच्चा, हमें एम बी तो निकालना है, हमें एम बी तो निकालना है, तो के एफ रहने दो, डब्ल्यू बी गुणे 1000। अच्छा, ये नीचे ऊपर है तो नीचे जल जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो ये आज का टास्क हमारा,
आज का टास्क हमारा खत्म हुआ। मजा आ गया कि नहीं भाई? आया कि नहीं मजा? बाकी बच्चे नोट्स जरूर ले प्रॉपर तैयारी के लिए। आज का क्लास आप लोगों के लिए धुआं धुआं किया, लेकिन 2 टॉपिक कंप्लीट करा यार। लेकिन जो बच्चा बीच में मिस कर दिया होगा उसको समझ में नहीं आएगा, ये मैं जानता हूं, क्योंकि जो बेसिक से एक तरफ से नहीं पढ़ रहा होगा उसको समझ में नहीं आएगा, वो बाद में भी पछताएगा, एग्जाम टाइम भी पछताएगा। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा पूरा लेक्चर देखा करो और बढ़िया से तैयारी करो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करो। प्यार भरा नमस्कार बच्चों, आप सभी को प्यार भरा कमेंट का रहेगा इंतजार। जय हिंद, वंदे मातरम।